गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। लैंड रिसोर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन का मतलब क्या है। अब आपको पता है कि हम जहां पर भी रहते हैं, चाहे वो गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स खेती बाड़ी करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम क्या है काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भूमि है हमारी, भूमि को यदि हम अलग अलग काम के लिए रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूमि संसाधन बोलते हैं। क्योंकि जो लैंड है वो हमारी हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। चाहे हम एग्रीकल्चर करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, लैंड के ऊपर करेंगे। रोड बनाएंगे तो कहाँ पर बनाएंगे, लैंड पे बनाएंगे। और इसी तरह से रेलवे लाइन, सेटलमेंट्स, कुछ भी हम बनाएंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तो कहाँ बनेगा, वो किसी न किसी जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर बनेगा। तो लैंड का मतलब क्या है, लैंड रिसोर्स का मतलब ये है कि हम जो लैंड का जो यूज करते हैं अपने रिसोर्स के लिए, एक संसाधन के रूप में, वो चाहे हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, चाहे वो सेटलमेंट के लिए करते हैं, चाहे वो कुछ भी कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, तो इस प्रकार हम इसको बोलते हैं लैंड रिसोर्स। यानी कि द लैंड कैन बी पुट फॉर द वेरियस कैटेगरीज और फॉर द वेरियस पर्पजेस। अलग अलग उद्देश्यों के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए एक संसाधन है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो इस प्रकार से इस मीनिंग में हम ये लिख सकते हैं कि जो भूमि है वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और उस रिसोर्स का हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। चाहे वो हम कृषि करने के लिए करें, चाहे हम सेटलमेंट बनाने के लिए करें, चाहे हम रोड बनाने के लिए करें, चाहे हम रेलवे लाइन बनाने के लिए करें, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है या एग्रीकल्चर, माइनिंग होती है, तो सारी की सारी जो है कहीं ना किसी लैंड के ऊपर वो की जाती है। इस प्रकार से लैंड हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आगे इसमें हम बात करते हैं लैंड यूज कैटेगरी। जैसा कि इसके नाम से पता है, लैंड यूज कैटेगरी। लैंड यूज का मतलब है कि भूमि का उपयोग करना, कैटेगरीज अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए। व्हेन वी आर यूजिंग लैंड फॉर द डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है, दिस इज नॉन एज द लैंड यूज कैटेगरीज। अब जैसे कि हमने इसमें रिसोर्स की बात की थी कि जो संसाधन, ये भूमि है हमारे लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं कि लैंड यूज जो कैटेगरीज है वो अलग अलग प्रकार की, यानी कि हम भूमि को अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के अंदर रखते हैं। अभी हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंडिया के अंदर लैंड कैटेगरीज आती है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, फिर एरिया अंडर फॉरेस्ट। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारी भूमि है वन संसाधन के अधीन कितनी है। ठीक है, एरिया अंडर फॉरेस्ट। यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है कि एक तो होता है कि एरिया अंडर फॉरेस्ट और एक होता है एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया का मतलब क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी एक जगह को नोटिफाई कर दिया कि ये जो जगह है वो फॉरेस्ट के अंदर आती है, क्या एक्चुअल में उस उतनी जगह पर फॉरेस्ट है, नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, तो एरिया अंडर फॉरेस्ट के अंदर वो एरिया आते हैं जो गवर्नमेंट ने उस एरिया को नोटिफाई किया है कि वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। हालांकि उसके ऊपर फॉरेस्ट एक्चुअल में है या नहीं है ये अलग मैटर है। तो इस वजह से हम बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 22.78% अकॉर्डिंग टू 2009-10 के जो डेटा है, इसके हिसाब से यदि हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये 2009 और 10 ये जो डेटा है 2009 और 10 का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें पूरे इंडिया के अंदर, तो एरिया अंडर फॉरेस्ट यानी कि वन संसाधनों के अधीन जो है 22.78% जो भूमि हमारी पूरे इंडिया की आती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि एक तो अभी मैंने बताया एरिया अंडर फॉरेस्ट और दूसरा है एक्चुअल फॉरेस्ट। तो एक्चुअल फॉरेस्ट इज लेस देन द एरिया अंडर फॉरेस्ट। एक्चुअल जो फॉरेस्ट है
वो हमारा भूमि के अधीन वनों के अधीन जितनी भूमि आती है उससे कहीं कम है। अब जैसे कि ये हमारा कॉलेज का मैदान पहले हम वैसे ही छोड़ रखा था, यहाँ पर कुछ पेड़ उगे हुए थे, लेकिन पूरी जगह पर तो पेड़ नहीं थे ना। तो इसका मतलब है कि ये जो भूमि थी ये हमने फॉरेस्ट के लिए रखी हुई थी। अब हमने इसमें जो प्लेग्राउंड हम इसमें डेवलप कर रहे हैं, इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी क्या है, शहर के बाहरी क्षेत्र में या गांव का बाहरी क्षेत्र या कोई ऐसी बंजर भूमि उसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये एरिया फॉरेस्ट के अधीन है। लेकिन क्या उस फॉरेस्ट के अधीन एरिया के अंदर एक्चुअल में फॉरेस्ट खड़े हैं वहां पर? नहीं है। तो एक्चुअल फॉरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया अंडर द फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरा हमारा आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। भूमि जो है कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें आगे दो कैटेगरी आती है। पहली है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए। नॉन एग्रीकल्चर की हम बात करें तो वो भूमि जिसके अंदर एग्रीकल्चर नहीं की जाती है, बाकी कुछ भी एक्टिविटी हो, उसको हम बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कौन सा आता है? जैसे कि हमारा ये सिटी बना हुआ है, ये हमारा गांव, रोड, रेलवे लाइन, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, कुछ भी बना हुआ है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं होती है या कृषि नहीं होती है, उसको हम किस में रखते हैं? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज के अंदर। ठीक है ना, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज। रोड के साथ साथ में बहुत सारे मकान, दुकानें बनी होती है, ठीक है, या रोड बना हुआ था, रेलवे ट्रैक के साथ साथ में कहीं पर भी जो इस प्रकार की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है जिस पर कृषि नहीं की जाती, उसको हम बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज। इसी में दूसरी कैटेगरी आती है बैरन एंड अनकल्टिवेटेड अनकल्चरेबल। बैरन लैंड, बैरन यानी कि जो बंजर भूमि होती है जिसके ऊपर कृषि नहीं की जाती है। तो इस प्रकार की भूमि जो कृषि के योग्य नहीं है या हम कह सकते हैं कि ये बंजर भूमि है, ठीक है, उसको हम क्या इस कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। तो ये दोनों मिलाकर किसमें आती है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर कृषि नहीं की जाती वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर के अंदर आती है। इसमें आगे दो कैटेगरी बन जाती है, पहली नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज और दूसरी हमारी इसमें है बैरन अनकल्चरेबल। ठीक है, यानी कि जो बंजर भूमि है जिसके ऊपर कृषि नहीं कर सकते हैं, या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कृषि के अलावा और दूसरी एक्टिविटी की जाती है, चाहे वो पशुपालन की हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, जिसके ऊपर कृषि ना हो, उसको हम क्या करते हैं? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज के अंदर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा द अदर अनकल्चरेबल लैंड। दूसरी जो है प्रतिभूमि, यानी कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो अन्य कृषि भूमि है, अन्य कृषि अयोग्य है, अदर कल्चरेबल लैंड, जो प्रति के अलावा जो दूसरी भूमि होती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फॉलो, जो एक होती है फॉलो लैंड, ये हम इसमें बात करेंगे प्रतिभूमि। इसके अलावा भी कुछ और भूमि होती है जो कल्चरेबल नहीं है, यानी कि कृषि के योग्य नहीं है या जिसके ऊपर कृषि नहीं की जाती है, जिसमें एक आता है हमारा परमानेंट पास्चर। परमानेंट पास्चर यानी कि स्थायी रूप से चारागाह के लिए उसका यूज होता है। इस प्रकार की भूमि जिसके अंदर कृषि न कर उसके ऊपर जो है पशुओं को चराने का काम किया जाता है, द लैंड अवेलेबल फॉर परमानेंट पास्चर फॉर द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। तो इस प्रकार की भूमि जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट है, सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार की भूमि अवेलेबल है, परमानेंट पास्चर। समझ रहे ना इस बात को? परमानेंट पास्चर यानी कि जिसके ऊपर कृषि नहीं की जाती है लेकिन उसके ऊपर पशुओं को चराया जाता है, परमानेंट पास्चर होता है। एक चारागाह होती है जिसमें पशु खुले आराम से चरते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ट्री क्रॉप्स के अंदर वो कैटेगरी आती है जिसके अंदर जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्चार्ड आ गया, ठीक है, फूलों की घाटी हो गई या उसमें बड़े बड़े कोई बागान हो गए, तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उसको लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के अंदर इसको हम देखते हैं, यानी कि जिसके अंदर विविध अलग अलग प्रकार के ट्री होते हैं, उसमें फसलें और उसके साथ साथ में मतलब जो उपवन यानी कि जो हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, ऑर्चिड्स होते हैं, जिसमें चाहे वो
किसी फ्रूट का प्लांट जो है बहुत बड़ा बागान हो, ठीक है, ये इसके अंदर इस प्रकार की कैटेगरीज के आते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर नेट शोन एरिया नहीं है बल्कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमें ट्री, प्लांट्स, ठीक है, फ्रूट्स के और सीड्स देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की भूमि को हम बोलते हैं लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ट्री क्रॉप्स के अंदर एक तो क्रॉप्स हमारी ये होती है जनरल वीट, राइस, ये होती है कॉटन। एक ट्री क्रॉप्स में क्या आते हैं, प्लांटेड, ठीक है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें, जिसके अंदर जैसे कि ये हमारे ग्रेप्स है, ऑरेंज है, ठीक है, एप्पल्स है, तो इस प्रकार के जो ऑर्चिड्स होते हैं वो वन की प्रकार की जो भूमि यानी कि जो ट्री प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं उस कैटेगरी के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर इसी में आती है कल्चरेबल वेस्टलैंड। यहाँ देखिए कल्चरेबल का मतलब ये कृषि योग्य है, लेकिन क्या है, ये वेस्टलैंड है, बंजर भूमि है, खराब भूमि है। यदि हम इसके अंदर साइंटिफिक तरीके से इसमें कृषि करते हैं या इसके अंदर पेस्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं या इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये जो कल्चरेबल है ये, ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड है, वैसे छोड़ रखी है। क्यों छोड़ रखी है? क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स या वो साधन उपलब्ध नहीं है जिससे हम उसके अंदर कृषि कर सकें। यदि ये साधन हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से मशीनरी का यदि हम उसमें यूज करें, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इस तरह से तरीके से यदि हम करें, तो ये कल्चरेबल वेस्टलैंड है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर के योग्य हो सकती है। यानी कि जो कृषि की योग्य तो है लेकिन क्या है, खराब भूमि है, बंजर भूमि पड़ी है, उसके अंदर भी हम क्या है, उसको यदि हम थोड़ा प्रॉपर्ली उसको मेंटेन करें, उसका मैनेजमेंट करें, तो उस भूमि को भी हम क्या है, कृषि के योग्य बना सकते हैं। ये इसके अंदर आती है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं फॉलो लैंड, ठीक है, फैलो लैंड यानी कि इसको हम बोलते हैं परती भूमि। क्या बोलते हैं? परती भूमि। परती भूमि यदि हम बात करें इसके अंदर परती भूमि की, तो इसके अंदर हमारी परती भूमि क्या होती है, इस प्रकार की भूमि होती है जिसको हम क्या है, एग्रीकल्चर के लिए उसको 1, 2, 3, 4 या 5 सालों के लिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है करंट फैलो लैंड, वर्तमान परती भूमि जिसको हम बोलते हैं वर्तमान परती भूमि। इस प्रकार की भूमि वो होती है जिसमें साल में कम से कम जो है यानी कि 1 साल या उससे कम समय के लिए उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं की जाती। ठीक है, इसको क्या है, लेस देन 1 ईयर के लिए इसको फैलो लैंड छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं की जाती है। इस प्रकार की भूमि को हम क्या बोलते हैं, परती भूमि बोलते हैं। यानी कि यह भूमि जिस पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। कई बार हम क्या करते हैं ना, 5-6 साल बाद एग्रीकल्चर लेने के बाद में, क्रॉप्स लेने के बाद में 1 साल उसको खाली छोड़ देते हैं, परती का मतलब, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन कर सके। इट इज ए ट्रेडिशनल मेथड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इससे क्या होता है, ये एक बहुत ही परंपरागत तरीका है जिसमें जो भूमि है अपनी जो उर्वरकता है या उपजाऊपन है उसको दोबारा से बना सकती है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, 2, 3, 4, 5 साल बाद खेती बाड़ी करने के बाद में उसको 1 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, ताकि वो जो खाली जो भूमि है उसके अंदर जो वो अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन कर सके, अपनी उपजाऊपन को दोबारा से रिस्टोर कर सके। दूसरी इसके अंदर एक कैटेगरी आती है हमारी द कल्चर अदर देन करंट फैलो, यानी कि वर्तमान परती भूमि के अलावा जो भूमि है उसको हम बोलते हैं द अदर देन करंट फैलो लैंड, वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि। इस प्रकार की जो भूमि होती है उसको लगभग 1 साल से लेकर 5 साल तक खाली छोड़ा जाता है। 1 साल से लेकर 5 साल तक इस प्रकार की जो भूमि होती है उसको मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है, फैलो लैंड छोड़ दिया जाता है, ताकि जो है वो फिर अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन कर सके। अब जैसे कि हमारी जितनी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि एक एरिया को, एक पैचिस को फॉरेस्ट से क्लियर कर दिया जाता है, 4-5 साल वहां पर खेती की जाती है, बाद में उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार से फिर वहां 3-4-5 साल तक की जाती है। इतने में ये वाली जो जगह है अपनी फर्टिलिटी को वापस मेंटेन कर लेती है। तो इस प्रकार की भूमि को हम बोलते हैं वर्तमान के अलावा दूसरी प्रतिभूमि। ये तो है वर्तमान प्रतिभूमि और वर्तमान के अलावा दूसरी प्रतिभूमि, जिसके अंदर जिसको 1 से लेकर 5 साल से कम पीरियड के लिए उसको मतलब कृषि के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कृषि नहीं की जाती है, ताकि उसकी उत्पादकता, उसकी फर्टिलिटी दोबारा से बनी रहे। उसके बाद में हम चलते हैं कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड वो लैंड होता है जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं। द लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और एवरीवेयर यू आर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। हर साल हम उसमें फसल बोते हैं, फसल काटते हैं। इस प्रकार की भूमि जो है वो हमारी है कल्टीवेटेड लैंड या कल्चरेबल लैंड जिसको बोलते हैं। इस प्रकार की भूमि की यदि हम बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर 46.25% जो है कल्चरेबल लैंड है या कल्टीवेटेड लैंड है, जो पूरे साल मतलब की जाती है अकॉर्डिंग टू 2009 और 10 के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें 2 कैटेगरी आती है। सबसे पहले है नेट शॉन एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें इस समय पर फसल खड़ी है, यानी कि जो एक हमारा क्रॉपिंग सीजन होता है, एक जो कृषि का जो सीजन होता है, उसके अंतर्गत जो फसल खड़ी है उसको हम बोलते हैं नेट शॉन एरिया। ठीक है, कुल मिलाकर जितने एकड़ के ऊपर, जितने हेक्टेयर के ऊपर वर्तमान टाइम में, करंट टाइम के अंदर जो फसल स्टैंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं नेट शॉन एरिया। ठीक है, द एरिया अंडर नेट शॉन एरिया मीन्स वो भूमि या वो जगह जहां पर क्या है हमें वर्तमान में फसल खड़ी दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं नेट शॉन एरिया, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसमें भी दूसरी कैटेगरी आती है एरिया शॉन मोर देन वंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि पूरे भारत के अंदर जैसे हमारे यहाँ पर साल में 1-2 फसल ली जाती है, कहीं कहीं पर 3 भी ली जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर साल में 1 ही फसल ली जाती है, ओनली वंस टाइम शॉन किया जाता है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे है जैसे कि हमारा हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो कल्टीवेटेड लैंड है वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर साल में 2 फसल ली जाती है, कहीं कहीं पर 3 फसल ली जाती है। तो ऐसे एरिया जहां पर साल में 1 या 2 फसल ली जाती है, एक से ज्यादा फसल ली जाती है, द एरिया शॉन मोर देन वंस। ठीक है, इस प्रकार का एरिया जहां पर साल में फसल 1 से ज्यादा बार बोई जाती है, ज्यादा बार काटी जाती है, उसको हम बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, ये तो होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और ये 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आती है जिसके अंदर हमने लैंड को यूज किया हुआ है। आप कहीं भी जाते हैं, यहाँ से ट्रेवल करते हुए किसी भी एरिया के अंदर, इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर, या तो आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलेगा, या आपको फैलो लैंड मिलेगा, ठीक है, या आपको जो है नेट शॉन एरिया मिलेगा, या आपको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज मिलेगा जहां पर कृषि नहीं की जाती बल्कि दूसरे और प्रकार की एक्टिविटी की जाती है। चाहे वहां पर मकान बने हुए, चाहे दुकानें हैं, सड़कें हैं, रोड है, चाहे टावर खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के सुटेबल नहीं है या जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं की जाती, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो नेट शोन एरिया की बात करें तो वो हमारा इंडिया का 46.25%, इसी प्रकार से फॉरेस्ट की बात करें तो 22.78%। इसके साथ साथ में बात करें यहाँ पर बैरल लैंड की इंडिया के अंदर तो 5.57%। इसके साथ नॉन एग्रीकल्चरल की बात करें तो 8.6%, और ये हमारा है परमानेंट पास्चर की बात करें 3.38%, और मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स की बात करें तो 1.11%, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड की बात करें, कल्चरेबल है बट वेस्ट लैंड है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से यदि उसमें थोड़ा सा सुधार करें तो वो एग्रीकल्चर के लिए योग्य हो सकते हैं, ये है 4.17%। अदर
अनकल्चरेबल लैंड की बात करें तो 3.37% और करंट यदि हम फैलो लैंड की इसकी बात करें तो 4.7%। तो ये अलग अलग लैंड यूज कैटेगरी है इंडिया के अंदर। तो यदि क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से ये पाई डायग्राम इसको बोलते हैं, बनाकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ और जो है कि लैंड यूज चेंज इन इंडिया। ये तो था लैंड यूज कैटेगरी, भी भारत के अंदर कौन कौन सी लैंड यूज कैटेगरी है, ठीक है, और किस किस लैंड यूज के लिए हमने कितना कितना भूमि का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे कम बात करें तो किसमें, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के अंदर आता है, और सबसे ज्यादा हमारा नेट स्टोन एरिया के अंदर, ठीक है। और परमानेंट पार्सल की बात करें तो किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और हम बात करें इसके अंदर लैंड यूज चेंज, भाई भारत के अंदर जो लैंड यूज चेंज है यानी कि भूमि में जो परिवर्तन है वो कैसे आया है, किस हिसाब से आया है, लैंड यूज चेंज, ठीक है, लैंड यूज चेंज इन इंडिया। लैंड यूज चेंज इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कुछ हमारे पॉइंट है, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ। एक तो है साइज ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, यहाँ पर है साइज ऑफ इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। दूसरा हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो यह आता है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड यानी कि कृषि जो भूमि है उसके ऊपर बढ़ता हुआ दबाव। और हमारा जो आर्थिक जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक है उसके अंदर जो कुछ परिवर्तन आया है, और इसके साथ साथ में साइज ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो साइज है उसका जो आकार है वो भी बढ़ा है। तो इसके कारण जो है हमारे इंडिया के अंदर लैंड यूज चेंज के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत के अंदर जो लैंड यूज चेंज है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले साइज ऑफ इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो हमें ये पता है कि भारत की जो इकोनॉमी है काफी बड़ी है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले यदि बात करें तो भारत के मोस्टली जो लोग हैं किसमें इंक्लूड है, एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल लैंड है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्टिविटी या उसके अलाइड एक्टिविटी यानी कि कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं उसके ऊपर ये लगे हुए हैं। तो इसके हिसाब से भारत के अंदर जो है धीरे धीरे इसका इकोनॉमी, अब यदि हम बात करें तो लोग जो है कृषि को छोड़कर दूसरे धंधों के अंदर यानी कि दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज जिसके अंदर द्वितीय और तृतीय यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी प्रकार की जो एक्टिविटी है उसके अंदर ज्यादा इंक्लूड होने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि हम इसमें यही बात इसमें वापस आती है कि समय के साथ साथ लोगों ने अपने जो काम करने का जो तरीका है, ठीक है, वो चेंज कर लिया है। अब आपको यदि हम बात करें थोड़ा सा, जब भारत आज़ाद हुआ उसके आसपास की बात करें तो उस टाइम कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, फ़ोन का इतना चलन नहीं था, ठीक है, ज़्यादातर लोग उद्योगों के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके अंदर चेंज आया। आज जो बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, मोबाइल सेक्टर है या उसमें कम्युनिकेशन सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर और मतलब जनरेट हो गए जिसमें लोगों ने अपने आप को जो है उसमें इंक्लूड किया है या उसमें सेवाएं देने के लिए या वहां से अपने आप को अपने रिसोर्स जनरेट करने के लिए, लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए। इस प्रकार से यदि हम कंपोजिशन की बात करें, संरचना की बात करें भारत की आर्थिकी की, तो उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो इसी परिवर्तन के कारण जो है इसमें लैंड यूज चेंज कैटेगरी के अंदर परिवर्तन हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल, लैंड यूज चेंज कैटेगरी के अंदर कैसे परिवर्तन हुआ है। मान लीजिए मोबाइल क्रांति है, कम्युनिकेशन जो है हमारा, इसके अंदर पहले टावर नहीं होते थे,
अब खाली पड़ी भूमि के ऊपर टावर लगा देते हैं तो चेंज हुआ नहीं, चेंज हो गया ना। तो इस प्रकार से ये जो छोटा सा एग्जांपल, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल है। दूसरा इसका है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर का मतलब है कि बढ़ती हुई जो हमारी पॉपुलेशन है, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो हम क्या करें, हमारी जो कल्चरेबल वेस्टलैंड थी उसको थोड़ा इंप्रूव करें, फॉरेस्ट को कट करें, तो धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया भी कम हो रहा है, ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड भी क्या है, कम हो रहा है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम अदर जो सेक्टर्स है या दूसरे कल्चरेबल वेस्टलैंड है उसको रिक्लेम कर रहे हैं, ताकि हम एग्रीकल्चर के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर को कम कर सके। हालांकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रेशर हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर ही आता है, क्योंकि हर एक लोगों को खाने पीने के लिए जो भी रिसोर्स है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाती है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। तो इनकी वजह से हमारा जो लैंड यूज चेंज, यानी कि भारत के अंदर भूमि के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, भूमि यूज के अंदर जो परिवर्तन है वो इनकी वजह से हुआ है। एक इसमें यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, तो इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक इसके अंदर है CPR। कई बार इसको भी है क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर के अंदर। व्हाट इज CPR? इसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि साझा जो हमारा भूमि है उसका संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन इसको बोलते हैं, साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। अब यहां थोड़ा समझिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी एक आदमी की संपत्ति न होकर कॉमन होती है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इसका यूज करता है। इसके यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कम्युनिटी पार्क होता है, कम्युनिटी पार्क किसी एक आदमी का नहीं होता है। गांव के अंदर जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, वो किसी एक आदमी का नहीं होता है। पास्चर जो भूमि है वो किसी एक आदमी के नहीं होते। तो इस प्रकार के रिसोर्स जो किसी एक आदमी का न होकर, किसी की प्राइवेट संपत्ति न होकर कॉमन, यानी कि उस कम्युनिटी के यूज के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं CPR, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, साझा संपत्ति संसाधन, ठीक है। ज्यादातर रूरल एरियाज के अंदर जो पुअर फैमिलीज होती है वो इनका यूज करते हैं, क्योंकि उनको इस CPR से, यदि हम फायरवुड की बात करें, ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। और कुछ रूरल एरिया के अंदर या जहाँ पर फॉरेस्ट है वहां पर वो गैदरिंग का भी काम करते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को संग्रहण करने का भी। तो वो उनको क्या है, थोड़ा बहुत जो है कि लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। परमानेंट पास्चर हो गया, सिटीज की बात करें तो वहाँ पर कम्युनिटी पार्क हो गया, ठीक है, प्ले ग्राउंड हो गया, या जो भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब गांव में चौपाल हो गई जिसको हम बोलते हैं। तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की होती है, कॉमन होती है, ताकि सभी उसका जो फायदा उठा सके, सभी उसका यूज कर सके। तो ये था हमारा CPR, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो ये आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था लैंड यूज रिसोर्स, भूमि संसाधन, ठीक है।